हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखिए, अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछे ना तो मेरा कभी भी ये 2 मार्क्स वाली सीरीज बनाने का मन नहीं था, क्योंकि देखिए जो 2 मार्क्स है ना, अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखिए तो 2 मार्क्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक को इतनी डीप से, अब यहाँ पे देखा जाए ना तो अगर मान लीजिए मुझे बहुत अच्छे से बनाना है, तब तो मुझे देखा जाए ना तो हर एक टॉपिक के लिए जो है एक छोटे छोटे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन निकाल देने चाहिए, और उस हिसाब से तो कम से कम मुझे 500 क्वेश्चन बनाने चाहिए, तब जाके जो है हो सकता है उन 500 में से 10 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाए। बट स्टिल अब 500 क्वेश्चन ना हम बना पाते हैं, ना आप उतना देख ही पाओगे। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं हर बार की तरह, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इसमें से आप लोग को 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बट अगर नहीं भी मिले तो देखिए, एक चीज़ है कि इस 2 मार्क्स से आप लोग का रिवीजन जरूर हो जाएगा। एंड देखिए, एक चीज़ कंफर्म है कि 2 मार्क्स पूछे तो आपके सिलेबस से ही जाएंगे। बस कभी कभी ना, स्पेशली जैसे ऑर्गेनिक वगैरह में क्या होता है, कभी कभी बहुत डीप डाउन पूछ लेते हैं। अब कभी कभी कोई स्पेसिफिक कंपाउंड जो है ले लेंगे और उसमें पूछ लेंगे कि अब ये बताइए कि भाई इसका रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा। अब इसके लिए तो आप लोग को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब आप लोग यहाँ पे जाके उस 2 मार्क्स को जो है टैकल कर पाओगे। तो 2 मार्क्स को जो है कभी कभी उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बाकी इतना है कि आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो 2 मार्क्स जो है आते तो उसी के अंदर से हैं। अब इसके अंदर जितने 2 मार्क्स मिलेंगे, और हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, 2 मार्क्स आपको देखने को वहीं से मिलेगा। बाकी इसमें बीच बीच में हम और भी बताते रहेंगे कि यहाँ से भी 2 मार्क्स देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देखिएगा। बाकी देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको सिलेबस की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और आप लोगों ने यहाँ पे वीडियोस कंप्लीट कर ली हो, तब जाके आप इस वीडियो पे आए हों। तो इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना इस 2 मार्क्स को स्टार्ट करते हैं, और बाकी इसकी जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी 2 मार्क्स के सेक्शन में। तो देखिए, जो हमारा यूनिट 1 है वो हमारा जो है आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस है, और इसके अंदर भी जो हम लोग बात करें तो मेनली हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि जितने भी हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनके अंदर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब ये होता क्या है, देखिए, व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इट रोटेट्स द लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर है, यानी कि ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास होती है एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे इसको पास करते हैं, ठीक है, तो ये होता क्या है कि या तो ये इस लाइट को, ठीक है, इस लाइट को या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। मतलब दोनों में से किसी में भी अगर इसने रोटेट किया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और यहाँ पे इसके अंदर हमें जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब अगर मान लीजिए इसने जो है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं किया और लाइट हमारी सीधे पास हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंपाउंड है ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सबसे पहले कंडीशन हो जाती है, और यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन भी हो जाता है। ना सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है डिफाइन एनहांसियोमर्स विथ एग्जांपल्स। अब देखिए, एनहांसियोमर्स क्या है, एनहांसियोमर्स ही हमारे होते हैं सिंपली ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि अभी हम लोगों ने जो देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली हमारे यही कंपाउंड शो करते हैं। लेकिन इनके पास देखिए एक और मतलब प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एनहांसियोमर्स इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना कि इनकी जो मिरर इमेज है, पहली बात तो यहाँ पे इनकी मिरर इमेज होती है, और दूसरी बात यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। यानी कि देखिए, ऐसे समझिए, जैसे आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, एक लेटर ए है, तो ए की जब आप लोग यहाँ पे मिरर इमेज बनाओगे, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो है बिल्कुल इसके ऊपर ही आके जो है कह सकते हो, अगर मान लीजिए इन दोनों को हम लोग देखें तो इन दोनों को क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है, कि अगर एक को हम लोग दूसरे के ऊपर रखें तो गायब ही हो जाएगा पहला वाला, है ना, यानी कि पहला वाला गायब हो जाएगा अगर हम लोग इसको उठा के इसके ऊपर रखें। लेकिन अगर वही मान लीजिए हम लोग, जैसे हमारा बी लेटर होता है बी, अब इसकी अगर हम लोग मिरर इमेज बनाए, यानी बी को आप लोग मिरर में देखोगे ना, तो बी हमारा मिरर में ऐसे बनेगा, ठीक है, भाई बनेगी तो है ये इसकी मिरर इमेज, लेकिन ऐसी होगी। तो अगर हम लोग मान लीजिए इस बी को इस बी के ऊपर उठा के रखे भी, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का होगा, यानी देखिए ये वाला बी हो गया, और इस वाले को अगर हम लोग इसके ऊपर रखें तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से रखा जाएगा। यानी देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इसने जो है थोड़ा सा, या फिर जैसे आप लोग मान लीजिए सी देख लीजिए, सी, ठीक है, तो ये सी होता है। अब सी की मिरर इमेज हमारी ऐसी बनेगी। अब इसके ऊपर अगर इसको रखेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे तो यहाँ पे देखिए गायब थोड़ी हुआ, बल्कि एक सर्कल बन गया।
तो यहाँ पे देखिए अब वही मान लीजिए अगर हम लोग ओ को लें, ओ तो ओ की मिरर इमेज बनेगी ऐसी, अब इसके ऊपर इसको रखेंगे तो गायब हो जाएगा। यानी देखिए ये दोनों हमारे कह सकते हो ऐसी मिरर इमेज बना रहे हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखने पर गायब नहीं हो रहे बल्कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जबकि ये ए और ओ हो गया, ये ऐसी मिरर इमेज बना रहे हैं जो कि सुपर इम्पोजेबल है। तो यहाँ पर देखिए जो इनैंसियोमर्स हैं इनकी मिरर इमेज होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखा भी जाए तब भी पूरी तरीके से कह सकते हो ढकेंगे नहीं एक दूसरे को। और बाकी देखिए इनके अंदर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा डी ग्लिसरैल्डिहाइड है और एल ग्लिसरैल्डिहाइड है ये दोनों होते हैं एक दूसरे के इनैंसियोमर्स। मतलब इनैंसियोमर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि हमारा कह सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखो तो सबसे पहली बात तो ये जो है इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा देखिए दो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कब होंगे, ध्यान से समझिएगा। दो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर तब होंगे जब पहली बात की वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ऐसा नहीं हो कि मिरर इमेज हो ना। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखो तो ये इसकी मिरर इमेज ही तो है, यानी देखिए ये OH अगर मिरर में देखोगे तो इधर आ जाएगा, H हमारा उधर चला जाएगा, CHO यही रहेगा, CH2H ऐसा ही रहेगा। तो ये दोनों पहली बात एक दूसरे की मिरर इमेज है। और फिर दूसरी बात क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि अगर इस कंपाउंड को इधर रखेंगे तो होगा क्या, OH हमारा इधर आ जाएगा, H हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। वहीं मान लीजिए अगर ये OH यहाँ पे होता और H यहाँ पे होता तब हम लोग इसके ऊपर इसको रखते तो ये पूरी तरीके से गायब हो जाता, तब ये सुपर इम्पोजेबल होता, जबकि अभी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसीलिए यहाँ पे इनको हम लोग बोलते हैं इनैंसियोमर्स। बाकी देखिए अगर आप लोगों को और डिटेल में जानना हो तो इसको हम लोगों ने वन शॉट लेक्चर कवर किया है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोगों ने अभी देखा कि जो इनैंसियोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज, ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपाउंड होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको हम लोग बोलते हैं डी, ठीक है। जैसे ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा जो है लाइट को रोटेट करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये जो हमारा एल ग्लिसरैल्डिहाइड है ये क्या करेगा, लिवो रोटेटरी, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए इनके आगे जो डी और एल लगा हुआ है ये हमारा डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये दोनों स्मॉल है। अभी हमारे पास एक कैपिटल DL भी आएगा तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी अब हम लोग बात करते हैं अपने डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जहाँ पे देखिए जहाँ पे कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कनेक्टिविटी तो इनकी भी सेम होती है। देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स मतलब कि मान लीजिए A और B, ठीक है, दो हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी सेम हो, ठीक है, लेकिन उनमें थोड़े कुछ डिफरेंस होते हैं और उसी के बेस पे अलग अलग टाइप होते हैं। तो डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, कनेक्टिविटी भी सेम होती है, लेकिन ये जो है ना तो सुपर इम्पोजेबल होते हैं ना तो मिरर इमेज होते हैं, यानी कि देखा जाए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं, लेकिन आइसोमर्स होते हैं लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते, इसीलिए इनको बोला जाता है डायस्टीरियो आइसोमर्स। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो डी थ्रेओस और डी इरिथ्रोस, ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है। फिर एक हमारा आता है डिफाइन मीजो कंपाउंड, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है कि वाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि देखिए मीजो कंपाउंड को हमें डिफाइन करना और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों होता है हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो मीजो कंपाउंड है ये हमारा एक ऐसा स्टीरियो आइसोमर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर देखने को मिलते हैं। अब देखिए कायरल सेंटर यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक होता है हमारा जैसे कायरल कार्बन, ठीक है। तो कायरल कार्बन क्या होता है, हमारा ऐसा कार्बन जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप देखने को मिले, यानी कि इसके जो चारों बॉन्ड हैं ये 4 अलग अलग एटम से जुड़े हुए। जैसे एक मान लीजिए हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन से है, तो मान लीजिए कि एक मान लेते हैं नाइट्रोजन से हो गया, ठीक है, और एक सल्फर से मान लेते हैं। तो मान लीजिए इस तरह का अगर कुछ हमारा जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, जहाँ पे कार्बन हमारा 4 अलग अलग जो है एटम से जो है बॉन्डेड है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। और इस तरह के जो कार्बन होते हैं इन्हीं को हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा मीसो कंपाउंड होता है इसके अंदर हमें 2 कायरल कार्बन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखो तो ये दोनों हमें 2 कायरल कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया, देखिए इससे 4 अलग अलग ग्रुप हैं, एक ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये पूरा अलग, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी अगर आप लोग इस वाले कार्बन को देखो तो ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये पूरा अलग। लेकिन अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप लोग एक चीज़ देखना चाहो तो अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो होगा क्या, ये जो इतना है ये इसकी मिरर इमेज नहीं हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग सिर्फ इतने वाले कंपाउंड को देखो तो ये जो दूसरा वाला है ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। देखिए ये ऐसे H इधर आ गया
OH इधर आ गया, ठीक है। मिरर इमेज का मतलब क्या है कि मिरर में हमें जैसे देखने को मिलती है, मतलब अगर हम लोग इसको मिरर में देखेंगे तो हमें इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब भी किसी कंपाउंड में हमें जो है कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिले तो वो कंपाउंड हमारा जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी कि ये जो सिमेट्री होती है इसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब देखिए ये जो सिमेट्री है ना, ये बेसिकली हमारा टाइप होता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमारा कोई लाइन भी हो सकती है, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए ये हमारा एक लाइन हो गया, कोई पॉइंट हो सकता है, कोई डायरेक्शन हो सकता है, जहाँ पे क्या होता है अराउंड विच यू कैन मूव और टर्न द शेप ऑफ एन कंपाउंड सो दैट इट स्टिल लुक्स द सेम। यानी कि देखिए ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट हो या फिर कोई ऐसी लाइन हो जिसके अराउंड में क्या होगी, अच्छा जैसे अब आप लोग इस लाइन को देखो, इस लाइन के इस लाइन पर अगर हम लोग इस कंपाउंड को 360 डिग्री रोटेट कर दें या 180 कर दें, ठीक है, अगर इसको नहीं 360, ठीक है, इसको जो है घुमा के ऊपर ले आए और इसको घुमा के नीचे ले आए, ठीक है, 180 करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये तब भी तो बिल्कुल सेम ही होगा। देखिए अगर आप लोग इसको पूरा घुमाओ ऐसे तो क्या होगा, ये COOH क्या होगा, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये H हमारा इधर आएगा, ठीक है, ये OH उधर आएगा। तो मतलब नहीं 360 जब हम लोग घुमाएंगे इसको 360, ठीक है, तब ये टोटल हो क्या होगा, फिर से हमें यही कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमारा यही होता है कि ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा लाइन जिसके अराउंड जब हम लोग यहाँ पे अपने किसी कंपाउंड को घुमाएं तो वो सेम वैसा ही दिखे जैसा वो पहले था। तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको देखिए, अब हो सकता है 2 मार्क्स जो है इन तीनों में से भी एक एक करके पूछ लें, तो इनको आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए भाई ये सारी चीज़ें हम लोग 2 मार्क्स में ही बता देंगे तो फिर जो है सिलेबस का क्या मतलब है। हम लोगों ने सारी 1 शॉट अपलोड है, तो थोड़ा बहुत आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था डिफाइन कायरल एंड एकायरल। तो देखिए कायरल मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा ऐसा कंपाउंड, सबसे पहली बात जिसके अंदर हमें कायरल कार्बन देखने को मिले, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन कि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। भाई देखिए अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो कायरल मॉलिक्यूल्स, हम देखिए कायरल कार्बन अलग चीज़ है, कायरल मॉलिक्यूल अलग चीज़ है। कायरल मॉलिक्यूल यानी जिसके अंदर सबसे पहली बात एक कायरल कार्बन देखने को मिले, दूसरा उसके अंदर जहाँ पे जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, और तीसरा यहाँ पे उसकी जो मिरर इमेज है वो यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल ना हो। यानी कि देखिए सिंपल सी बात करें ना तो जो हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स हैं यही हमारे जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, या फिर इन्हीं को एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। यानी जो हम लोगों ने अभी एनेंशियोमर्स देखा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स देखे, तो वो हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। एक कायरल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये सुपर इम्पोजेबल हो गया या फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये एक कायरल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन DL एंड DL। तो देखिए ये है कैपिटल DL, ये है स्मॉल DL। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, तो हम लोग डी बोलते हैं उसको, है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो लिवो रोटेटरी हो जाता है, तो हम लोग एल बोल देते हैं। तो ये DL हमारा क्या बताता है, ये DL हमारा बताता है ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो हमारा दूसरा वाला DL है ना, ये हमारा स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। अब देखिए थोड़ा सा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है, और इसको आप लोगों को डिटेल में जरूर देखना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिए। अब यहाँ पर इतना समझा पाना मुश्किल है क्योंकि बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग में पूछा जाता है। बाकी आप लोग इतना समझो कि ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है, यानी कि और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो D और L है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इस DL को हम लोग यहाँ पे इस DL को जो है हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है, जैसे हमारे इस टाइप का कुछ कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे जो OH की पोजीशन होती है लास्ट वाले बॉन्ड पे, ठीक है, तो वो OH लेफ्ट साइड है या राइट साइड है उसके बेसिस पे हमारा डिसाइड होता है। अब कैसे क्या होता है उसके लिए आप लोग प्लीज़ लेक्चर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा D ग्लूकोज और L एलानिन। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आ जाता है कि डिफाइन द रिटेंशन एंड इन्वर्जन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए रिटेंशन रिएक्शन में क्या होता है, रिटेंशन मतलब कि किसी चीज़ को रिटेन कर लेना, यानी कि वैसे का वैसा रखना। तो इसमें मान लीजिए कि कोई हमारा कायरल मॉलिक्यूल है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखिए अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है ना यूनिट 1 का, तो ये 2 मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इतना समझिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन R है और वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और रिएक्शन के बाद भी अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन R ही रहती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन हमारी होगी रिटेंशन रिएक्शन। लेकिन मान लीजिए कि कोई कॉन्फ़िगरेशन हमारी R है कोई कंपाउंड की और उसने किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और रिएक्शन के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन S हो गई, तो इसका मतलब कि वो हमारा इन्वर्जन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है।
नो नेक्स्ट हमारा आता है रेसमिक मिक्सचर। देखिए रेसमिक मिक्सचर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने एक जो है कह सकते हो इनैंशियोमर, हम लोगों ने 2 इनैंशियोमर लिए, ठीक है, 2 इनैंशियोमर लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मान लीजिए कि हम लोगों ने 50% लिया, 50% मान लीजिए हम लोगों ने जो है आर लिया और 50% हम लोगों ने एस लिया, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 50% हम लोगों ने लिया, 50% हम लोगों ने लिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और 50% हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे लिवो रोटेटरी। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को हम लोग मिक्स कर दें तो होगा क्या, इन दोनों को मिक्स करने पे होगा ये कि भाई देखिए अगर पूरा का पूरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता तो ये लाइट को हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करता, अगर पूरा का पूरा लिवो होता तो एंटी क्लॉकवाइज करता। लेकिन जब दोनों को बराबर ले लिया तो अब करेगा क्या भाई, ये दोनों तरफ रोटेट करने की कोशिश करने में होगा क्या, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लाइट को जो है रोटेट ही नहीं करेगा, यानी कि ये सीधे निकल जाएगा और जो हमारा कंपाउंड है ना वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमें दोनों इनैंशियोमर्स की 50-50% फॉर्म देखने को मिलती है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने रेसमिक मिक्सचर के बारे में, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो देखिए रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो 50-50% हमारे इनैंशियोमर मिक्स थे, यानी कि जो रेसमिक मिक्सचर बना था, अगर हम लोग दोबारा से इनको अलग कर दें, यानी दोबारा से जो 2 अलग अलग आइसोमर्स यहाँ पे मिक्स करके बनाए गए थे, इनको अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो ये हो गए यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल थे। और अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो देखिए यूनिट 2 में हमारा जो है दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यूनिट 1 में दिया है ऑप्टिकल, यूनिट 2 में दिया है ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल में हमारा सबसे पहला टाइप हो जाता है सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी में बन जाता है कि सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है कि हमारा कह सकते हो ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है सबसे पहली बात। और इसमें होता क्या है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके अराउंड में जो एटम्स लगे होते हैं ना, इनकी स्पेस में जो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमें देखने को मिलती है। यानी देखिए जैसे अगर आप लोग देखो तो जो सिस वाला है इसमें होता क्या है, इसमें हमारा जो अरेंजमेंट है तो सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पे सेम साइड में होते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों CH3 सेम साइड है, ठीक है, और जबकि इस वाले में अगर आप लोग देखो तो एक CH3 अपोजिट है, दूसरा वाला अपोजिट है, ठीक है, ये H अपोजिट है, ये H अपोजिट है। तो देखिए सिस ट्रांस में ये होता है, सिस में क्या होता है सिमिलर ग्रुप्स हमारे सेम साइड में होते हैं, ट्रांस में हमारे जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो हमारा अपोजिट साइड में होते हैं डबल बॉन्ड के। तो बस यही होता है हमारा सिस एंड ट्रांस आइसोमर। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है E एंड Z आइसोमर। अब देखिए E और Z आइसोमर भी बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहले जो है कार्बन में ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। जैसे देखिए सिस एंड ट्रांस हम लोग कब करते हैं, जब यहाँ पे कह सकते हो दोनों कार्बन पे एटलीस्ट जो है 2 सेम ग्रुप हों। जैसे कि अगर आप लोग देखो तो इस C पर भी H है, इस C पर भी H है, ठीक है, इस C पर भी CH3, इस C पर भी CH3 है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना थोड़ा इजी है कि 2 सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो हमारा सिस हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे इस कार्बन पे जो है 4 अलग अलग ग्रुप होते, यहाँ पे A होता, B C D, तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सबसे पहले ना उनकी नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग किस बेसिस पे होती है, नंबरिंग होती है CIP रूल पे। अब CIP रूल क्या होता है वो हमने जो है RS नॉमेनक्लेचर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज़ आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, पहले दूसरे नंबर वाले, अगर वो यहाँ पे सेम साइड में होते हैं तो हमारा Z आइसोमर हो जाता है। अगर हमारा वो अपोजिट साइड में होते हैं तो हमारा E आइसोमर हो जाता है। E का मतलब होता है यहाँ पे ग्रीक वर्ड होता है एंटीजन, ठीक है, जो कि होता है अपोजिट, और Z हमारा होता है जूसामेन, जो कि होता है टुगेदर। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये हमारा कार्बन है, इससे हमारे 4 अलग अलग ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे Br अलग, Cl अलग, H अलग, I अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए Z का मतलब है कि ये दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है तो Z आइसोमर हो गया, और यहाँ पे ये दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो है अपोजिट साइड है, इसलिए हमारा E आइसोमर हो गया। बस सिंपल। नो नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए कोई भी कंपाउंड है अगर उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा शो होगा तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। यानी कि देखिए ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो इनको हम लोग रोटेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग इसको कहीं भी घुमा दें, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग घुमा देंगे ना तब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है इनकी पोजीशन ही चेंज हो जाए। तो वहाँ पे घुमाना सबसे पहली बात रोटेशन जो है अलाउड नहीं होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे एटलीस्ट
टू डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा कार्बन है इस पे जो है कह सकते हो सारे ग्रुप सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H लगा है, अब अगर यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया, तब क्या होगा भाई, तब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई cis है कि ट्रांस है, क्योंकि देखिए तब तो हर तरफ H हो गया है। यानी दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जैसे कि एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। हो सकता है कि दोनों कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो जाए, जैसे कि देखिए दो सेम ग्रुप होंगे तो सिस ट्रांस होगा, और अगर यहाँ पे भी दोनों अलग हो गए तो इजेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम हो जाए, ठीक है, ये दोनों ग्रुप हमारा अलग होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं लेकिन एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप हमारे सेम नहीं होने चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईच कार्बन मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो हर एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे देखिए अभी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी एक अलग टाइप होता है, जिसमें होता क्या है कि यहाँ पे देखिए जैसे कि एक हमारा कंपाउंड होता है एथेन, ठीक है, एक हमारा कंपाउंड होता है यहाँ पे हमारा इथेन, ठीक है। तो इथेन का मतलब क्या होगा, इथेन का मतलब C2H6 है ना, इथेन हमारा यही तो होता है। तो अब देखिए C2H6 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग जो है C2H6 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा CHH हो गया, ठीक है, और ये हमारा CHH और H, यही तो हो गया। इथेन को लिखने का यही तरीका है। अच्छा देखिए अगर मान लीजिए हम लोग जो है इसको ऐसे देखें, हम लोग मान लीजिए यहाँ पे खड़े होके अगर इस कार्बन को देखें तो क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये कार्बन हमारे सामने है और ये वाला जो कार्बन है ये हमारा इसके थोड़ा पीछे है। यानी कि हमें थोड़ा सा 3D टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए अगर हम लोग इसको खड़े होके देखें ना तो हो सकता है हमें जो है कुछ इस टाइप का जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखे कि ये जो है ये हमारे सामने है, ठीक है, और ये थोड़ा सा हमें ऐसा जो है पीछे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये जो है H ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये H और यहाँ पे ये H हो गया इसका, ठीक है, ये H और ये H। अब अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखो तो देखिए अभी भी ये हमारा, देखिए ये इतने को आप लोग अगर देखो, ठीक है, तो ये हमारा अभी भी इथेन ही है। लेकिन अब क्या लग रहा है, अब ये लग रहा है कि ये वाला कार्बन सामने है और ये वाला कार्बन पीछे है। अब हो क्या कि अगर हम लोग इस कार्बन को मान लीजिए रोटेट करें, इस कार्बन को हम लोग ना छेड़े, ठीक है, इस कार्बन को ऐसे ही रहने दें और इस वाले कार्बन को अगर रोटेट करना स्टार्ट करें तो रोटेट करने पे क्या होगा ना, हमें जो है थोड़ी सी अलग अलग पोजीशंस देखने को मिलेंगी। तो ये जो हमारा रोटेशन जो अलाउड होता है ना एक सिंगल बॉन्ड पे, तो यही हमारा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बाकी देखिए ये भी हमारा एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतने शॉर्ट में आप लोग को इजीली समझा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। बट यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इन शॉर्ट थोड़ा समझना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, मतलब कि इसके लिए हम लोग एक फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि एक कार्बन ये जो एक होता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, इसको हम लोग यहाँ पे इसमें शो कर देते हैं, ठीक है, इसमें इस वाले एक कार्बन को हम लोग यहाँ पे इस बड़े वाले सर्कल से शो कर देते हैं और एक कार्बन को हम लोग यहाँ पे इससे शो कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इस तरीके से शो करें तो मान लीजिए ये हमारा आगे वाला कार्बन हो गया, ठीक है, और ये वाला पीछे वाला हो गया। देखिए हो सकता है आप लोग को बिल्कुल ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसका लेक्चर देख लीजिए, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। बट अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप लोग समझिए कि हम लोगों ने किया क्या। हमारे पास इथेन के जो दो कार्बन थे तो हम लोगों ने पीछे वाले को हम लोगों ने इसमें बना दिया, ठीक है, इसमें, ठीक है, और ये हाइड्रोजन दिखा दिए। और जो आगे वाला कार्बन था इसको हम लोगों ने इस डॉट से शो कर दिया और ये हम लोगों ने इसके हाइड्रोजन बना दिए। तो अब अगर हम लोग करें क्या कि पीछे वाले को ऐसे ही रहने दें और ये जो आगे वाला जो है इसको अगर हम लोग रोटेट करें तो हमें दो टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। देखिए एक बार जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये जो H हैं ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो ये हमारी कन्फर्मेशन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो जाती है और ये मोस्ट स्टेबल होती है, क्योंकि देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हम लोग इसको और घुमाएं, ठीक है, और घुमाएं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो H है, ठीक है, इसमें हम लोग पीछे वाले को घुमा रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो जब ये इसके जस्ट बगल में आ जाएगा ना तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिफ्ट कन्फर्मेशन। और ये हमारी लीस्ट स्टेबल होती है, क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन ना बहुत पास आ गए हैं। अब जब ये इतने पास आ गए तो एक दूसरे को क्या होगा, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यही हो जाता है हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे आप लोगों से जो है 2 मार्क्स में या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन या फिर डिफाइन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए अगर हम लोग इथेन की बात करें तो इथेन में देखिए वही चीज़ है कि हमारा स्पेशल अरेंजमेंट के बेसिस पे जो रोटेशन होता है, ठीक है, उसी से हम लोग यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे इसकी
वजह से दो कन्फर्मेशन हो सकती हैं, एक हो गई स्टैगर्ड, एक हो गई इक्लिप्ट, तो हम लोगों ने इसको देख ही लिया। बाकी देखिए अगर हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में साइक्लोहेक्सेन को देखें तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में जब यहाँ पे हमारा कह सकते हो बॉन्ड्स थोड़ा सा रोटेट होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड्स, तब हमें जो है 4 टाइप की जो है कन्फर्मेशन देखने को मिलती है। एक होता है हाफ चेयर, एक होता है बोट, एक होता है ट्विस्ट बोट, एक होता है चेयर। अब इसमें से क्या होता है कि जो हमारी चेयर है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और बाकी सारी हमारी जो है इस तरीके से लीस्ट स्टेबल ऑर्डर में है। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टेबिलिटी के बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाया है, जहाँ पे हाफ चेयर हमारी सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म है और चेयर हमारी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। और ये क्यों होता है इसको हम लोगों ने अपने थर्ड सेम में डिस्कस किया था, स्ट्रेन वगैरह को अवॉइड करने के लिए। आई होप कि आप लोग को याद हो बेयर स्ट्रेन थ्योरी में। नाउ नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है एट्रोपो आइसोमेरिज्म का। तो अब देखिए एट्रोपो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो देखिए ये भी हमारा एक टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और ये हमें देखने को मिलता है हमारे बाइफिनाइल कंपाउंड्स में। बाइफिनाइल मतलब कि 2 फिनाइल ग्रुप जहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमें 2 जो है हमारे जो है फिनाइल मतलब कि जो हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, जब वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगती है तो उसको फिनाइल बोल देते हैं। तो भाई ये बेंजीन रिंग है, यानी कि सिंपली कह सकते हो जहाँ पे 2 बेंजीन रिंग देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक बेंजीन रिंग हमारी प्लेन में है और दूसरी बेंजीन रिंग हमारी 3D में है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो देखिए ये हमारी सिंगल प्लेन में दिख रही है, जबकि ये हमारी क्या है, ये हमारी इसके सामने 3D में है। जैसे मान लीजिए ये वाली बेंजीन रिंग अगर ऐसे है तो ये वाली जो है इसके ऊपर ऐसे खड़ी है, ठीक है, तो ये प्लेन में है जबकि ये 3D में है। तो जहाँ पे इस टाइप का जब आइसोमेरिज्म होता है तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं जो है एट्रोपो आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी ये दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। यानी 2 ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जो कि जिनके अंदर हमें कम से कम जो है 2 मतलब फिनाइल रिंग देखने को मिले और यहाँ पे ये दोनों क्या हो, ये दोनों हमारा जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। यानी ऐसा ना हो कि इसको इसके ऊपर रखें तो हमारा जो है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये प्लेन वाला 3D पे आएगा और 3D वाला प्लेन पे जाएगा, तो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं पाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है एट्रोपो आइसोमेरिज्म। बाकी ये भी बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको भी आप लोग को डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली बात कि हमारा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि देखिए जो ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है दोनों, तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा बड़े ग्रुप्स देखने को मिलने चाहिए, जैसे COOH हो गया, NO2 हो गया। और दूसरा हमारा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि ये फिनाइल हमारा रोटेट हो जाए, क्योंकि देखिए ये 3D में है, अगर ये रोटेट हुआ तो ये प्लेनर हो जाएगा और अगर ये प्लेनर हो गया तब क्या होगा भाई, तब ये दोनों मिरर इमेज सेम हो जाएंगी और मिरर इमेज हमें बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल नहीं करनी है। और यहाँ पे नॉन प्लेनर का मतलब यही है कि एक हमारा प्लेन में है, एक हमारा 3D में है। तो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर तो हमारा 3D का हो गया ना, पूरा स्ट्रक्चर हमारा नॉन प्लेनर हो गया। देखिए आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग को ऑर्गेनिक के बेसिक्स पता होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा यूनिट 2। नाउ अब हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 3 के 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसी के ऊपर हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों ही बेस हैं। तो यहाँ पे देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत ही सिंपल है, हमारा ऐसा ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, साइक्लिक मतलब कि साइकिल होना चाहिए, है ना, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। और हेटेरो का मतलब है कि इसके अंदर क्या हो ना कि रिंग के बीच में ही कार्बन को छोड़ के कोई एक एक्स्ट्रा एटम देखने को मिले जो कि कार्बन ना हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग एग्जाम्पल को देखो तो हमारा जो फ्यूरैन होता है, फ्यूरैन में क्या होता है कि हमारा 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, जिसमें देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह क्या हो गया, कार्बन की जगह यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आ गया। जैसे इसका एक एग्जांपल आप लोग समझो तो हमारा जैसे बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, तो ये हमारी सिंपल बेंजीन रिंग है। अब मान लीजिए इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन को हम लोग हटा के, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन लगा दें, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया और इसका नाम होता है हमारा यहाँ पे पायरीडीन। तो यहाँ पे ये हमारे हो जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये हो सकता है एक ही कार्बन की जगह हो सकता है यहाँ पे 2 कार्बन की जगह भी हो सकता है ना। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है गिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए यूनिट 3 में हमारे यही 3 कंपाउंड्स आप लोग को पढ़ने हैं। तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर रिंग है, बस यहाँ पे एक जगह आप लोग को ओल ऑक्सीजन लगा देना, एक जगह NH और एक जगह हमारा सल्फर। ये हो गया फ्यूरैन, पायरॉल, थियोफिन। तो थर्ड क्वेश्चन बन जाता है गिव रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए जो रिएक्टिविटी और एरोमेटिसिटी ऑर्डर है, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, जैसे रिएक्टिविटी में पायरॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फ्यूरॉन उससे कम, थियोफिन उससे कम। एरोमेटिसिटी में क्या होता है, थियोफिन सबसे ज़्यादा होता है, पायरॉल उससे कम और फ्यूरैन यहाँ पे सबसे कम, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाता है। और
बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब देखिए, अब एक चीज़ समझिए, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है तो सिलेबस में बेसिकली पढ़ना क्या है, आप लोगों को फ्यूरैन, पायरॉल और थियोफिन, इन तीनों की क्या पढ़ना है, इन तीनों की 2-4 सिंथेसिस, 2-4 रिएक्शन और कुछ मेडिसिनल यूजेज पढ़ने हैं। अब देखिए एग्जाम में क्या है ना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि राइट द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ यूरॉन, या फिर राइट द रिएक्शंस ऑफ यूरॉन, राइट द सिंथेसिस ऑफ यूरॉन। तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तब तो आप लोग कर लोगे। लेकिन अब यहाँ पे 2 मार्क्स में हम लोग क्या क्या देखें, अब 2 मार्क्स में देखिए अगर देखना हो तब तो भाई इस पूरे कह सकते हो टॉपिक से ही कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक सिंथेसिस को नाम से भी पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों से ऐसे भी पूछा गया है, गिव पॉल नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, ठीक है। तो पॉल नॉर जो है एक स्पेसिफिक टाइप है, अब और भी टाइप की सिंथेसिस हैं, लेकिन तो वही चीज़ है कि हम लोग देख लेते हैं जनरलाइज्ड वे में। जैसे पॉलनॉर सिंथेसिस में क्या होता है कि जो हमारा 1,4 डाई कीटोन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पे हमें पायरॉल देखने को मिल जाता है। मतलब बेसिकली पायरॉल डेरिवेटिव होता है, पायरॉल के साथ हमें 2 मिथाइल ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये दोनों ऑक्सीजन हमारा इस नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गए, हमारा वाटर यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो ये पॉलनॉर सिंथेसिस हो गया। और मेडिसिनल यूजेज की बात करें तो जो पायरॉल है ये हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और यहाँ पे हीम और क्लोरोफिल वगैरह में भी देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ फ्यूरैन। तो फ्यूरैन देखिए, फ्यूरैन की जो सिंथेसिस है तो देखिए बहुत अलग अलग टाइप की सिंथेसिस हो सकती है, लेकिन जो सबसे एक बहुत ही सिंपल और कॉमन है, तो फ्यूरोइक एसिड का जब हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, मतलब ये हमारा फ्यूरोइक एसिड हो गया। अब डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कि यहाँ पे COO को हम लोग रिमूव करेंगे तो हमें हमारा फ्यूरैन देखने को मिल जाएगा। और यूजेज की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी फंगल, डायूरेटिक्स, इस तरीके से इसका यूज देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ थियोफिन की। तो देखिए इसकी भी सिंथेसिस बहुत सारी हैं, बट जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है तो उसमें क्या होता है, एन ब्यूटेन की रिएक्शन हम लोग सल्फर से कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे जो है हमारा थियोफिन देखने को मिल जाता है। बाकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डिप्रेसेंट, इन सब की तरह हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में भी भाई देखिए, अब यूनिट 4 में तो हमारे जो है लगभग 11 कंपाउंड हैं। अब इन 11 के आप लोग को सिंथेसिस, रिएक्शंस, यूजेस सब कुछ देखा जाए तो पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बता दिया है, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए, सबसे पहली बात। और उसके अलावा देखिए अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है आप लोगों से पायराजोल की सिंथेसिस या यूजेस पूछ सकते हैं। तो देखिए पायराजोल की सिंथेसिस की बात करें तो जो सबसे सिंपल है, एक्राएल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे हाइड्राजीन से कराते हैं तो हमें पायराजोल देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब ये कैसे क्या है तो सिंपल है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग। और बाकी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी गाउट, इसकी तरह इसका यूज देखने को मिलता है। अब बात करें इमिडाजोल के बारे में तो देखिए जब हम लोग ऑक्साजोल की रिएक्शन अपने अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सिंपल है, बस इस अमोनिया ने इस ऑक्साजोल को रिप्लेस कर दिया और हमें इमिडाजोल डेरिवेटिव देखने को मिला है। इमिडाजोल देखिए क्या होता है, इमिडाजोल सिर्फ इतना होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है इमिडाजोल का, लेकिन अगर यहाँ पे और भी ग्रुप्स लगे हैं तो ये इमिडाजोल का डेरिवेटिव हो गया। अब इसका यूज हम लोग एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट की तरह करते हैं। अब अगर ऑक्साजोल की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है अपने 2-एसाइल अमीनो कीटोन, ठीक है, 2-एसाइल अमीनो कीटोन का जो है कह सकते हो डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें यहाँ पे ऑक्साजोल देखने को मिल जाता है। और यूजेज की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, इसकी तरह इसका यूज देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग थायाजोल की बात करें तो थायाजोल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो क्लोरोएसिटल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने थायोफॉर्मामाइड से करा सकते हैं, जिससे हमें थायाजोल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए यूजेज तो ऑलमोस्ट लगभग सबके सेम है तो उतना दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, ठीक है। अब पायरिडीन के बारे में बात करें तो देखिए ये जो हमारा 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, डाई कार्बोनिल मतलब डबल बॉन्ड के 2 ग्रुप हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये हमारा ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजन से, हमें हमारा पायरिडीन देखने को मिल जाता है। अब इसका यूज हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब देखिए यूजेस का मतलब क्या है, यूजेस का मतलब डायरेक्टली पायरिडीन का यूज थोड़ी करते हैं। यूजेस का मतलब है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर हमें पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर हमें पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब क्विनोलिन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जब इंडोल की रिएक्शन हम लोग अपने क्लोरोमिथाइलिन से कराते हैं तो हमें इंडोल क्विनोलिन देखने को मिल जाता है। और बाकी इसका यूज एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलर वगैरह की तरह कर सकते हैं।
ना बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो आइसोक्विनोलिन, एक्रिडीन, अब देखिए स्ट्रक्चर सिंथेसिस इनकी भी पूछी जा सकती है, बट हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख दिया है। इनके मेडिसिनल यूजेज आप लोगों से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा होगा तो उस हिसाब से मैंने जो है दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है इससे आप लोग यूजेज पूछ ले, तो यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी मलेरियल, अब देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है। मेडिसिनल यूज ऑफ एक्रिडीन की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोअल, इंडोल की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, प्यूरिन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्यूरिन में जो हमारा 6 मर्केप्टो प्यूरिन है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी ड्रग है, इसके अंदर प्यूरिन की रिंग देखने को मिलती है। तो एंटी कैंसर 6 थायोगुआनिन, एंटी कैंसर, एलोप्यूरिनॉल, एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और पिरिमिडीन की बात करें तो यहाँ पे फिनोबार्बिटोन हमारी एक ड्रग होती है जो कि जिसके अंदर पिरिमिडीन की रिंग देखने को मिलती है। तो ये सिडेटिव एंड हिप्नोटिक यानी कि नींद की दवा की तरह इसका यूज होता है। 5-फ्लोरोयूरासिल एंटी कैंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें मेडिसिनल यूजेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक क्वेश्चन हमारा आता है वाई पायरिडीन इज बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखिए जो पायरिडीन है ये बेसिक होता है, क्यों होता है? देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भाई इनको डोनेट भी कर सकता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो लुईस एसिड बेस की थ्योरी क्या कहती है? एनी कंपाउंड विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज जो है बेस, ठीक है। और एक होती है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो वो हमारा बेस होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पायरिडीन है ना ये H+ को एक्सेप्ट करके हमारा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो भाई इस हिसाब से भी ये बेस हो गया। और एक और चीज़ देखें तो भाई देखिए जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तभी तो सॉल्ट मिलता है। तो जब हम लोग यहाँ पे देखिए H+ क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और इसकी रिएक्शन पायरिडीन से कराते हैं तो पायरिडीनियम सॉल्ट देखने को मिलता है। और अगर सॉल्ट मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस एसिड ने किसी बेस से रिएक्शन की होगी, तो बेस क्या है? बेस हमारा पायरिडीन हो गया। तो तीन तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा ये पायरिडीन जो है बेसिक होता है ना। फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे अपने लास्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई इसके अंदर हमें जो है कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, और इसके अंदर टोटल हमारी 8 या 9 रिएक्शंस दी हुई हैं, और इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है आप लोगों से डायरेक्टली जो है 2 मार्क्स में कुछ रिएक्शन पूछ लें, तो उनको हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। बट मेनली क्या होता है, ये सारे लॉन्ग में आते हैं और इनकी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है इसमें क्या होता है, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में जो हमारा एल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कराते हैं मेटल हाइड्राइड जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल में। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब हम लोग मेटल हाइड्राइड से कराते हैं तो वो यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल मतलब कि जहाँ पे OH ग्रुप देखने को मिले, एल्डिहाइड मतलब COO ग्रुप, COOH ग्रुप देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्केन। तो यहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड मतलब यही जो C+OH है, ये डायरेक्टली हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाए। एल्केन मतलब कि ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन गायब ही हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये क्या हुआ है, ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अल्कोहल में क्या हो रहा है, रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो रिडक्शन तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रहा है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी रिएक्शन हो कि ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन चला ही जाए और हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे CH2 ग्रुप आ जाए, तो उसको बोलते हैं एल्केन, है ना। एल्केन मतलब क्या हुआ भाई, एल्केन मतलब हमारा कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड। तो यहाँ पे देखिए ऐसी हमारी 2 रिएक्शन होती हैं। पहली होती है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरी होती है वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड है ये पूरा का पूरा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों को भी देखते हैं। जैसे सबसे पहला आ गया डिफाइन क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, हमारा जो एल्डिहाइड या कीटोन है ये डायरेक्टली हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया एल्डिहाइड, ठीक है, मतलब ये हमारा कीटोन हो गया। अब कीटोन की जगह हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जिंक एमालगम या फिर कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो ये डबल बॉन्ड वो चला जाएगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये हमारा हो गया एल्केन। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन हो गया, ये एल्केन हो गया। अब इसकी जगह एल्डिहाइड भी हो सकता था, ठीक है, एल्डिहाइड होता तो भी क्या होता भाई, तो यहाँ पे H होता तो यहाँ पे H आ जाता, यानी यहाँ पे मेनली डबल बॉन्ड वो जो है रिमूव हो रहा है और 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब देखिए इसको प्लीज़ आप लोग थोड़ा हो सके तो देख लीजिएगा, यूनिट 5 की 1 शॉट अपलोड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो 4th क्वेश्चन हमारा था डिफाइन बर्च रिडक्शन। अब बर्च रिडक्शन में क्या होता है, जो हमारा बेंजीन है ना, यानी बर्च रिडक्शन में कोई एरोमेटिक रिंग है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में,
एल्कली मेटल्स और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एल्कली मेटल है वहाँ पे हमारा Na वगैरह हो सकते हैं, और हमारा लिक्विड अमोनिया जैसे NH3 हो गया, और यहाँ पे एक एल्कोहल भी होता है जैसे CH3OH एल्कोहल, जो कि प्रोटॉन सोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, बेंजीन जो है हमारा साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कैसे हुआ भाई, एक डबल बॉन्ड गायब हो गया क्योंकि 2 ही तो बचे, पहले यहाँ पे 3 थे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और एरोमेटिसिटी भी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। अब वॉल्फ किश्नर में भी क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन हमारे जो है हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में जो है कह सकते हो एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ये इसमें भी एल्केन में कन्वर्जन होता है। अब देखिए इसमें हम लोग बेस का यूज़ करते हैं, और जो हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है इसमें हम लोग एसिड का यूज़ करते हैं। बाकी होता दोनों में सेम चीज़ है, जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है ये हमारा एल्केन में कन्वर्ट होता है। अब ओपेनॉर ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा अल्कोहल जो है कह सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल जो है कह सकते हो हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हो गया, और ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो अगर आप लोग देखो तो ये जो OH है ये किस में, डबल बॉन्डो में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा कीटोन हो गया। तो इसका देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन का रिमूवल या डबल बॉन्ड का, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, या फिर कह सकते हो हमारा ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन चला जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कीटोन। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या होता है, पहले से ही थोड़ा बहुत कीटोन लेके रखते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा अगर आप लोगों को रिएक्शन थोड़ा नहीं समझ में आ रही है। डैकिन रिएक्शन की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फिनॉल्स में। मतलब कि ये हमारा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक मतलब कि रिंग साइक्लिक है, और ये हमारा क्या हुआ भाई, देखिए इसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होके क्या हुआ, ये हमारा जो है कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फिनॉल कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, यार ये तो गलत हुआ भाई, कुछ नहीं रहा तो जाओ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें डैकिन रिएक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, तो ये हमारा फिनॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए हमारा जो है फिनॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिनॉल है। ठीक है, सॉरी गलती से कीटोन लिख गया, ये हमारा फिनॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अ बेस। ठीक है, तो ये हमारा डैकिन रिएक्शन हो गया। उसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये हमारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हमारा जो ऑक्जाइम है, ये हमारा ऑक्जाइम होता है, ये हमारा अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बहुत डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसके लिए आप लोगों को इसका मैकेनिज्म समझना होगा, और हमने समझाया हुआ है यूनिट 5 में। प्लीज़ आप लोग वन शॉट देख लीजिए, यूनिट 5 का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 9th हमारा स्किमिड रीअरेंजमेंट हो गया। इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड या कीटोन जो है हाइड्राजोइक एसिड की प्रेजेंस में जो है कह सकते हो रिएक्ट करते हैं, और हमारा अमीन्स अमाइड्स या फिर नाइट्राइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एसिड होगा तो अमाइड में होगा। ठीक है, बाकी इसी हिसाब से एल्डिहाइड होगा तो अलग होगा। ठीक है, कीटोन होगा तो अलग होगा। और फिर लास्ट हमारा आता है क्लाइसेन स्मिथ कंडेंसेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो एसीटोन है, ठीक है, मतलब इसमें हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक मतलब कि जहाँ पे एरोमेटिक रिंग देखने को मिले वो एल्डिहाइड ग्रुप हो। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने एलिफैटिक या एरोमेटिक कीटोन, जैसे कि ये एलिफैटिक कीटोन है, ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन भी हो सकता था, जब कराते हैं तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है क्लाइसेन स्मिथ कंडेंसेशन। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे रिएक्शंस, और यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स कंप्लीट होता है। देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सब चीज़ें मैंने ऐसे ही बता दी, तो प्लीज़ यहाँ पे ये समझाने वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए पूरा लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 5 वन शॉट अपलोड है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।